आर्टिकल 15 में यहाँ पे ड्रेस नहीं लिखा है इन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब आप ड्रेस कोड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि अगर आपने इस तरीके के कपड़े पहने तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों ना हो। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन तीनों के लिए अगर कोई भी प्रोविजन किया जाता है तो वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 को वायलेट करते हुए नहीं माना जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर दिस आर्टिकल 15 केम इनटू द पिक्चर, इन द ईयर 1950 अ केस केम इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज रिलेटेड टू एडमिशन इन मद्रास मेडिकल कॉलेजेस। मद्रास की गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस के हिसाब से वहां पे जो सीट्स है मेडिकल कॉलेजेस में वो कास्ट के बेसिस पे रिजर्व की जाती। तो ब्राह्मण्स के लिए सीट्स सेपरेट है, लेकिन नॉन ब्राह्मण्स के लिए सीट रिजर्व की जाती थी, और ये मद्रास के अंदर काफी सालों से चलता आ रहा था। आर्टिकल 15 says that the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth। तो ये 5 क्राइटेरिया देता है, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थल के आधार पे। इन 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता बाय द स्टेट। दिस इज द वर्टिकल पार्ट ऑफ दिस राइट। बट द सेकेंड क्लॉज, जो दूसरा क्लॉज नंबर है, वो इसका हॉरिजॉन्टल राइट भी देता है। वो कहता है दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन दीज 5 ग्राउंड्स, है ना, यही 5 ग्राउंड्स जो ऊपर वाले थे, इन एक्सेस टू शॉप्स और पब्लिक रेस्टोरेंट्स और होटल्स, और यूज ऑफ वेल, टैंक, बेदिंग घाट, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट। तो एक तो सरकारी जगह या कॉमन प्लेसेस है, वहां पे किसी की एंट्री को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट जगह की भी बात करते हो, मान लो कोई मॉल है, शॉपिंग मॉल है, और वो प्राइवेट ओनरशिप के अंदर है, लेकिन इट इज ओपन फॉर पब्लिक। ठीक है, ओपन फॉर पब्लिक मतलब कि आप कोई मॉल ओपन करते हो तो आप उसमें पब्लिक के लिए वो ओपन कर देते हो कि कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आ सकता है। अब आप कहोगे सर ड्रेस कोड क्यों होता है, फिर कई जगहों पे बोलते हैं कि ये ड्रेस पहन के आना है, वो ड्रेस पहन के आना है, क्योंकि यहां पे ड्रेस नहीं लिखा है। आर्टिकल 15 में यहां पे ड्रेस नहीं लिखा है इन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब आप ड्रेस कोड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि अगर आपने इस तरीके के कपड़े पहने तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों ना हो। क्लियर है बात? सो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तब वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। जनरली दिस इज टारगेटेड एट दोज पब्लिक प्लेसेस व्हिच वर अर्लियर केप्ट आउट ऑफ द एक्सेस ऑफ सर्टेन कास्ट्स। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही करते थे कि कुछ स्विमिंग पूल खोल लिया, कोई पब्लिक प्लेस खोल लिया और वहां पे इंडियंस को अलाउ नहीं किया, है ना। तो ऐसा चीज हमारी कॉलोनियल लेगेसी में थी, अनटचेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी थी और ब्रिटिश रूल के कॉन्टेक्स्ट में भी थी। दोनों चीजों को रिमूव करने के लिए ये पर्टिकुलर आपका आर्टिकल 15 है। So this second one is a horizontal right which is available to you against other individuals, corporations, whereas first clause is a vertical right which is available to you as far as government is concerned. सरकार के अगेंस्ट ये अवेलेबल है। अब किसी भी मामले में सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसा लिखा है। बट immediately after this article 15 came into the picture, in the year 1950 a case came in front of Supreme Court. Supreme Court के पास एक केस आता है which is related to admission in Madras मेडिकल कॉलेजेस। मद्रास के मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। मद्रास की गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस के हिसाब से जो आजादी से पहले से चलते आ रहे थे, वहां पे जो सीट्स है मेडिकल कॉलेजेस में वो कास्ट के बेसिस पे रिजर्व की जाती थी। तो ब्राह्मण्स के लिए सीट्स सेपरेट है, लेकिन नॉन ब्राह्मण्स के लिए सीट रिजर्व की जाती थी, और ये मद्रास के अंदर काफी सालों से चलता आ रहा था। नाउ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, देयर वाज अ lady by the name of Champakam Dorairajan. Srimati Champakam Dorairajan wanted to get admitted into one of the medical colleges of Madras, but she was denied admission on the basis that the seats of Brahmins were full and बाकी जो seats थी they were reserved for non-Brahmins. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है क्योंकि श्रीमती चंपकम दोराईराजन ये कहती हैं कि क्योंकि स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा कॉलेज है मद्रास का मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट के कॉलेज ने मुझे मेरी कास्ट की वजह से एडमिशन से डिनाई कर दिया। अब ये क्लॉज, ये जो एक्शन था मद्रास की सरकार का या मद्रास की गवर्नमेंट का, इट वाज वायलेटिंग 2 आर्टिकल्स। फर्स्ट, इट वाज वायलेटिंग दिस आर्टिकल इटसेल्फ, क्योंकि यहां पे लिखा था दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा, इट वाज वायलेटिंग आर्टिकल 29 क्लॉज नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊं मैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल 29(2) में क्या दिखेगा? 29(2) में ये लिखा हुआ है दैट नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। ये देखो 29 क्लॉज नंबर 2, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट और विच रिसीव्स एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, एनी ऑफ देम। अब चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या कास्ट के बेसिस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो सकती है? The question arose and according to Supreme Court in the year 1951, Supreme Court said that no, this is not allowed। मतलब उन्होंने चंपकम दोराईराजन के फेवर में जजमेंट दिया और कहा कि अगर आप कास्ट के बेसिस पे किसी को एडमिशन डिनाई करते हो तो ये आर्टिकल 29 के खिलाफ है, ये आर्टिकल 15 के भी खिलाफ है, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अब सरकार का तो एजेंडा था कि हमने रिजर्वेशन देना है। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आजादी से पहले से बहुत सारी चर्चा होती रहती थी और कांग्रेस पार्टी का इट वाज इंटेंशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस, टू द शेड्यूल्ड कास्ट, टू द शेड्यूल्ड ट्राइब। इसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस ऑफ चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएटली आफ्टर 1950 वाज दिस जजमेंट। इसके अलावा भी कई जजमेंट्स थी जो सरकार के अगेंस्ट थी, लेकिन ये जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये सरकार को रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करने से रोक देती है। इसके रिस्पांस में इन द रिस्पांस टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन चंपकम दोराईराजन केस, कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज्ड, संविधान बदल दिया जाता है और आर्टिकल 15 बदल दिया जाता है। आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन डाल दी जाती है। ये जो आप क्लॉज नंबर ये जो आप क्लॉज नंबर 3 देख रहे हो, 4 देख रहे हो, दिस वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एक ये जो चीज ऐड की गई बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि कोई भी चीज, चाहे वो आर्टिकल 29 में लिखी हो या हमारे इस आर्टिकल 15 में लिखी हो, दैट विल नॉट स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। सो 3 कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स के लिए, 3 कैटेगरीज के लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो आज के टाइम पे जिनको आप ओबीसी कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन तीनों के लिए अगर कोई भी प्रोविजन किया जाता है तो वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 को वायलेट करते हुए नहीं माना जाएगा। सो दे क्रिएटेड एन एक्सेप्शन एंड दिस एक्सेप्शन वाज क्रिएटेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो आर्टिकल 15 को एक एडिशनल क्लॉज दे दिया गया बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिफोर दिस अमेंडमेंट ऑलरेडी देयर वाज एन एक्सेप्शन। इस अमेंडमेंट से पहले भी एक एक्सेप्शन था। वो क्या? अगर सरकार विमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रावधान करती है, then it will not be considered as violation of Article 15 if there is any special provision made for women and children। तो अगर कोई स्कीम है, अगर कोई कानून है, अगर कोई पॉलिसी है जो सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन को टारगेट करती है या विमेन की रिजर्वेशन किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर करवाती है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेटिंग आर्टिकल 15। ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट से लिखा था, इट वाज जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट मतलब सरकार सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की एडवांसमेंट के लिए कुछ कर सकती है, पर वो स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता था। लेकिन संविधान को एक और बार अमेंड किया गया बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। मैं आपको सामने सामने अमेंडमेंट बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो 2005 में आता है, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 15 में कुछ भी लिखा हो, है ना, इट विल नॉट स्टॉप अस फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। सिर्फ इस पे ध्यान दो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर दे आर एडेड और अनएडेड। इसका मतलब है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, या सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर
अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए, तो उसे कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा. इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15 और इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट वायलेटिंग आर्टिकल 15. तो वो प्रोटेक्शन जो है, वो प्रोटेक्शन उन्होंने आर्टिकल 15 के अंदर ही प्रोवाइड कर दी. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला क्लॉज 93rd अमेंडमेंट से आता है. और जनरल की गवर्नमेंट में मेक मेजर्स टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से आता है. दोनों की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया कोर्ट में और दोनों की वैलिडिटी को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया. दोनों मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट और 93rd अमेंडमेंट, दोनों को क्वेश्चन किया गया था और उसका जजमेंट भी मैं आपको आगे बताऊंगा. बट दोनों की वैलिडिटी एक्सेप्ट हो गई. कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हां ऐसा चेंज आप कर सकते हो संविधान में. ठीक है. इसमें एक एक्सेप्शन है विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली. एक्सेप्शन क्या कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता. The provision which says that government can reserve seats for scheduled caste and scheduled tribes in educational institution does not apply to minority education institution. Recently this issue emerged. ठीक है. और अब इस इशू को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया गया. तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया है ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को. जब भी कोई मैटर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें हमें किसी आर्टिकल या किसी आर्टिकल के किसी क्लॉज को समझना होता है बेटर तरीके से, तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाया जाता है. उसमें कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब 5 जजेस होने चाहिए. आई होप आप समझ पा रहे हो कि बेंच का क्या मतलब है. बेंच मतलब द नंबर ऑफ जजेस विच हियर दैट वन पर्टिकुलर केस. तो एक पर्टिकुलर केस के लिए 5 जजेस का कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जा सकता है. उसमें 5 से ज्यादा भी जजेस हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 जजेस होंगे. ये 5 जजेस ये डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल 30 के अंदर जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या हम उसमें से रिजर्वेशन का बेनिफिट एक्सक्लूड कर सकते हैं. दैट मींस क्या माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए. दैट इज अ क्वेश्चन दैट दे विल आंसर. फॉर अभी तक के लिए द आंसर इज नो. दे आर एग्जेम्प्टेड. उनको एग्जेम्पशन मिलता है किसी भी टाइप की शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी से, एज फार एज आज की डेट की जो जानकारी है उसके हिसाब से. फ्यूचर में बदल सकती है क्योंकि फ्यूचर में कोर्ट का जजमेंट आ सकता है. ठीक है. चलो, so this is the exceptions. These are the exceptions that are created under Article 15. Another exception that was created was for another set of community which was called EWS, economically weaker sections. तो ये वाला जो amendment है economically weaker sections के लिए जो amendment है, that is the 103rd constitutional amendment of 2019. 103rd Constitutional Amendment of 2019 said that 10% seats in educational institutions can be reserved for people from EWS. These people will be seen or will be taken out from the non-reserved category और unreserved category. मतलब जिनको ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनमें से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बाहर, मतलब उनमें से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को देखा जाएगा. द क्राइटेरिया कैन बी एज द गवर्नमेंट सेट्स. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया है, लेकिन गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा वही क्राइटेरिया होगा. ठीक है. तो आपको इसमें 3 अमेंडमेंट याद रखने हैं. फर्स्ट अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट और 103rd अमेंडमेंट. ऑल वर डन टू क्रिएट एक्सेप्शंस विद इन आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 में एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए ये 3 अमेंडमेंट किए गए. फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में इन रिस्पॉन्स टू चंपकम दोरेराजन केस. 93rd अमेंडमेंट टू एंश्योर दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन मिलता है. और ईडब्ल्यूएस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर. ठीक है. अब यही जो नो डिस्क्रिमिनेशन वाला क्लॉज है, अब ये पब्लिक इंप्लॉयमेंट के अंदर अगर आप लगाओ तो वो आर्टिकल 16 है. So Article 16 talks about equality of opportunity in public employment. Public employment के अंदर equality of opportunity हो, इसके लिए क्या क्या कहा गया है? That no citizen can be discriminated against or be ineligible for an employment or an office under the state. That means it is only talking about government jobs.
First and foremost, you need to understand that Article 16 is only talking about government jobs. It is not talking about private employment. इसकी ambit में private employment नहीं है, ठीक है? It is only concerned with government jobs, क्योंकि ये बता रहा है कि employment or office under the state. Employment or office under the states on grounds of religion, race, caste, sex, descent, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस. उसमें 5 क्राइटेरिया थे, इसमें 7 क्राइटेरिया है. उसमें सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ था, लेकिन यहां पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस है. तो डिसेंट और रेजिडेंस, ये 2 कंडीशंस और अप्लाई हो जाती हैं इसमें. इन 7 कंडीशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. अब आप कहोगे कि क्या लोकल्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है इन गवर्नमेंट जॉब्स? द आंसर इज यस, इट कैन बी प्रोवाइडेड, बट द कैच इज दैट इट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड इफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया passes a law to provide for this reservation. ठीक है, तो रेजिडेंस के बेस पे अगर आपने लोकल्स को प्रेफरेंस देनी है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो पार्लियामेंट का कानून होना चाहिए विच इनेबल्स दिस. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप सी और ग्रुप डी जो पोस्ट होती हैं, पोजीशंस होती हैं, उनके लिए तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में देयर इज अ पार्लियामेंट्री लॉ which says that seats in group C and group D positions can be reserved for the locals of those local residents of those areas. ठीक है, अब रेजिडेंस के क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, रेजिडेंस के क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तो स्टेट डिसाइड करेगा कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स इट विल एक्सेप्ट एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस. लेकिन अगर आप लोकल्स की रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हो, तो उसके लिए पार्लियामेंट के कानून का होना जरूरी है. ठीक है, इट इज नॉट लेफ्ट अप टू द स्टेट, इट कैन नॉट बी लेफ्ट अप टू द स्टेट. इवन व्हेन यू सी द स्टेट सिविल सर्विसेज, जब आप स्टेट सिविल सर्विसेज देखते हो, स्टेट की सिविल सर्विसेज देखते हो, आप देखते होंगे कि वो लोग नहीं रख पाते ये क्राइटेरिया कि द पर्सन शुड बी फ्रॉम, अगर यूपी पीसीएस दे रहा है तो पर्सन शुड बी रेजिडेंट ऑफ यूपी. नहीं रखते हैं वो क्राइटेरिया. इफ अ पर्सन इज गिविंग हरियाणा पीसीएस, ही शुड बी फ्रॉम हरियाणा. नहीं रख पाते, तो फिर वो दूसरे तरीके ढूंढते हैं. जैसे लैंग्वेज का पेपर रख देंगे. पंजाब के अंदर लैंग्वेज का पेपर होता है कि आपने 10th क्लास का जो है 10th क्लास में पंजाबी पढ़ी है या पंजाबी लैंग्वेज का पेपर पढ़ा है. ठीक है, या वो सिलेबस चेंज कर देते हैं. जैसे उत्तर प्रदेश ने सिलेबस चेंज कर दिया और यूपी से रिलेटेड टॉपिक्स को एक पेपर बना दिया. तो डायरेक्टली दे कैन नॉट से दैट पर्सन हु इज इन यूपी गवर्नमेंट जॉब शुड बी लोकल. फॉर दैट पार्लियामेंट हैज टू पास अ लॉ. स्टेट लेवल पे ये डिसाइड नहीं हो सकता है. स्टेट लेवल पे दिस कैनॉट बी डिसाइडेड. इफ इट इज डिसाइडेड इन सम स्टेट, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन अ पार्लियामेंट्री लॉ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नो डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग टू बी देयर. बट ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता है, हर राइट में, हर अधिकार में एक्सेप्शंस है. यहां पे भी एक्सेप्शंस है. एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेजिडेंस कैन बी अ कंडीशन इफ पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्स इट. सेकंड, स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर socially educationally backward classes, scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, it can provide reservation in appointment for scheduled caste, scheduled tribes, socially educationally backward classes. Another exception which is there is that Indian secularism की example. Indian secularism allows the state to regulate secular activities of religious groups. ठीक है, टुमारो वील रीड अबाउट वक्फ. कल के लेक्चर में हम वक्फ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अपडेट्स कल हम पढ़ने वाले हैं. पर गवर्नमेंट या स्टेट रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशंस के सेकुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इन साउथ इंडिया यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ टेंपल बोर्ड्स. These temple boards are run by the government and their administrators. अब कई बार इस पे कंट्रोवर्सी भी इमर्ज होती है, भाई ऐसा हो क्यों रहा है, why is this happening? सेम वे जो इस्लाम के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, जिसकी अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट करती है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल वक्फ काउंसिल की अपॉइंटमेंट्स करती है. We'll talk about the वक्फ थिंग टुमारो, नॉट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में वो मेरा एजेंडा नहीं. ठीक है,
Now what you need to understand is that there can be certain activities which are not religious activities but secular activities, जिसको आप non religious activities कहते हो। जैसे अगर कोई श्राइन है, वैष्णो देवी श्राइन है, माता वैष्णो देवी श्राइन है, तो उसका एक श्राइन बोर्ड बनता है। अमरनाथ यात्रा का श्राइन है, उसका एक श्राइन बोर्ड बनता है। सेम वे टेंपल्स की मैनेजमेंट साउथ इंडिया में आप देखते होंगे कि टेंपल बोर्ड्स के पास होती है। केरला के अंदर एक बोर्ड है ट्रैवनकोर देवस्थानम बोर्ड, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट जब ट्रैवनकोर हुआ करता था तब से वो टेंपल्स को मैनेज करता है। उसकी अपॉइंटमेंट्स, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इज डिसाइडेड बाय द केरला गवर्नमेंट। सेम वे कर्नाटक के अंदर भी देयर इज अ प्रपोजल कि ऐसा टेंपल बोर्ड होना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर भी देयर इज अ टेंपल बोर्ड। ये जो अपना तिरुमला तिरुपति टेंपल है उसका भी अपना एक टेंपल बोर्ड है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो कीपिंग रिप्रेजेंटेटिव। नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट वेदर स्टेट शुड डू इट और नॉट, बट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली कहता है कि स्टेट कैन रेगुलेट द एक्टिविटीज, द नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ द टेंपल। अब इस पे हमेशा चर्चा चलती रहती है कि व्हाट इज रिलीजियस एक्टिविटी, व्हाट इज नॉन रिलीजियस एक्टिविटी, एंड दिस इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिबेट, जिसमें कोई स्पेसिफिक्स नहीं है कि हम स्पेसिफिक पे एक कंक्लूजन पे आ जाए, ऐसा नहीं है। तो जब स्टेट रेगुलेट करता है सेकुलर एक्टिविटीज को, तो वो टेंपल बोर्ड, टेंपल ट्रस्ट, मैनेजमेंट बोर्ड, श्राइन बोर्ड बना सकता है। और जब वो ऐसी संस्थाएं बनाता है, अगर उन संस्थाओं के चेयरमैन या मेंबर रिलीजियस बेसिस पे बनाए जाएं तो दैट इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं क्राइटेरिया रखना कि जो हमारा हिंदू बोर्ड है ना, जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अगर उसका चेयरमैन का क्राइटेरिया ये रख दिया जाए कि दैट पर्सन शुड बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन, सो दैट इज अलाउड। अदरवाइज किसी नॉर्मल पब्लिक ऑफिस की बात हो रही होती तो ये रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन माना जाता, लेकिन इस केस में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है that a denominational institution, a religious institution or a governing body can have a member, can have a chairman which belongs to a particular religion or denomination. ठीक है? So if the temple trust is created to collect the donations for Ayodhya temple, उसके चेयरपर्सन का हिंदू होना ये क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया हो सकता है, दिस कैन बी क्राइटेरिया। सेम इज ट्रू फॉर एनी अदर रिलीजन जिसकी रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट कानून बनाता है, कमिटीज बनाता है, बोर्ड्स बनाता है। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन एंड दिस इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। देयर इज क्रिटिक ऑफ दिस ऑल्सो कि व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन रिलीजियस एक्टिविटीज, बट वो हमारा प्रीलिम्स का स्कोप नहीं है उसके क्रिटिक को डिस्कस करना। ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन प्रीलिम्स के स्कोप में हमारे नहीं। तो ये एक्सेप्शंस ऑलरेडी थे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, लेकिन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और एक्सेप्शन ऐड किया गया विच इज कॉल्ड एज ईडब्ल्यूएस। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 10% रिजर्वेशन दी जा सकती है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फ्रॉम द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनको 10% सीटें रिजर्व करके दी जा सकती हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स। अब ये जो ईडब्ल्यूएस है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ये क्या किस क्राइटेरिया पे डिसाइड किए जाएंगे, दैट हैज बीन लेफ्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, इट हैज बीन लेफ्ट टू द गवर्नमेंट। अब होता क्या है, होता यह है कि चाहे हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, इनको रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाता है, बट द कैटेगराइजेशन ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इज अ बिट डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज एज फार एज, एक सेकेंड यार, मुझे ना इसमें वो ऐड करने दो, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू ऐड द पेजेस। तो इसमें होता क्या है कि शेड्यूल कास्ट के की अगर क्लासिफिकेशन है, हाउ शेड्यूल कास्ट आर आइडेंटिफाइड, देयर इज अ लिस्ट दैट इज क्रिएटेड, दैट इज सपोज टू बी क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट टाइम दिस लिस्ट वॉज क्रिएटेड वॉज इन द ईयर 1950 बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1950. So
they must have continued that classification which was happening during British era, जब शेड्यूल कास्ट को डिप्रेस्ड क्लासेस बुलाया जाता था. तो लास्ट टाइम जो है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जब कास्ट सेंसस हुआ था वो था 1931 का सेंसस, जिसमें हर व्यक्ति से, हर पर्सन से उसकी जाति पूछी गई थी और उस हिसाब से कैटेगराइजेशन हुई थी दैट वेदर दे आर शेड्यूल कास्ट, बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और नॉट. उस वक्त डिप्रेस्ड क्लासेस बोलते थे. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये नेम चेंज हुआ और इसे शेड्यूल कास्ट बोला गया. आर्टिकल 341 कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट विल रिलीज अ लिस्ट ऑफ पीपल हु विल बी कंसिडर्ड शेड्यूल कास्ट. सो शेड्यूल कास्ट लिस्ट जो होती है वो ऐसे होती है, कास्ट आगे स्टेट. ठीक है. अब कोई भी कास्ट ग्रुप जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है मध्य प्रदेश में भी हो, छत्तीसगढ़ में भी हो, आसाम में भी हो, हैदराबाद में भी हो. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. लेकिन हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर वो है या मध्य प्रदेश की वो कास्ट है, सेम कास्ट, लेट अस से द नेम ऑफ द कास्ट इज एक्स. दिस एक्स इफ it is from Madhya Pradesh, it can be considered a scheduled caste, while if it is from Maharashtra, if it is a Maharashtra, then they may not be considered a scheduled caste because the list is made like this कि ये caste और इस state के अंदर. ठीक है. So the same caste may be considered as scheduled caste in some state, may not be considered as scheduled caste in the other, and that has to do with a lot of things. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे कि कुछ एरियाज में कास्ट की सोशल मोबिलिटी हो जाती है ना. कुछ एरियाज में वो कास्ट सिस्टम इतना डायनेमिक है 2000 साल के अंदर कि रीजन टू रीजन, जगह से जगह जाते हो तो एक कास्ट जो आपको लोअर इन द हियरार्की दिखती है दूसरे स्टेट में या दूसरे रीजन में, इट इज नॉट दैट लो इन द हियरार्की, है ना. तो वो डिफरेंट है और उसके कॉजेस को अभी हम डिस्कस करें, ये मेरे डिस्कशन के स्कोप में नहीं. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी कास्ट की अगर आइडेंटिफिकेशन होती है शेड्यूल कास्ट की तो उसकी एक ही लिस्ट बनती है. दैट लिस्ट इज क्रिएटेड एट द सेंट्रल लेवल. देयर इज नो स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट कि पंजाब में डिफरेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इज देयर, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. या बिहार के अंदर डिफरेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इज देयर, नहीं. द लिस्ट इज वन. This list is created first of all by the presidential order. Now, if you want to make changes to this list, अगर आपने changes करने इस list में, changes can be done only by the parliament. This is the interesting part about it. तो मान लो 1950 में सबसे पहली बार एक लिस्ट निकाली गई जिसमें बताया गया कि इस स्टेट की ये कास्ट शेड्यूल कास्ट होगी, इस स्टेट की ये वाली कास्ट शेड्यूल कास्ट होगी. ऐसे ये लिस्ट आ गई, पब्लिश हो गई गैजेट में. अब अगर इसको चेंज करना है, मतलब किसी कास्ट को इंक्लूड करना है या किसी कास्ट को हटाना है इसमें से, तो इट कैन नॉट बी सिंपली डन बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. प्रेसिडेंट ऑर्डर दे दें, सिर्फ इससे नहीं होगा, पार्लियामेंट में आपको इसको अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू टेक इट थ्रू द पार्लियामेंट. यू विल हैव टू पास एन एक्ट विच विल बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट. और उस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आप किसी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कर सकते हो. फॉर शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो द सेम क्राइटेरिया अप्लाइज. शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 342 है सेम. तो किसी भी भारत के किसी भी हिस्से के कास्ट ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बुलाया जा सकता है. और ये लिस्ट सेंटर से आती है, मतलब एक ही लिस्ट है. ठीक है, एक ही लिस्ट है. तो एक स्टेट में एक कास्ट शेड्यूल कास्ट हो सकती है, दूसरे स्टेट में नहीं हो सकती है. दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी. अच्छा, और बेसिक्स, आई होप आपको सोसाइटली बेसिक्स पता है कि शेड्यूल कास्ट आर दोज कम्युनिटीज विच वर नॉट कंसिडर्ड ट्रेडिशनली टू बी पार्ट ऑफ द चतुर्वर्ण आश्रम सिस्टम. तो चतुर्वर्ण आश्रम सिस्टम के बारे में आपने जरूर सुना होगा. वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते हैं. तो शेड्यूल कास्ट आर दोज कम्युनिटीज विच वर कंसिडर्ड आउटसाइड द ब्रैकेट ऑफ दिस. तो उनको कई बार पंचम वर्ग बोला जाता है. हिस्टोरिकली देयर नेम्स हैव चेंज्ड. कई बार उनको चंडाल के नाम से रेफर किया जाता है किसी टेक्स्ट में, है ना. दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दीज आर यूज्ड बाय द टेक्स्ट विच वी हैव.
कई बार पंचम वर्ग कहा जाता है, कई बार अवर्ण कहा जाता है ना। एंड दिस ग्रुप आफ्टर डॉक्टर बी आर अंबेडकर केम एंड लेड अ लॉट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, ये कम्युनिटी दलित कम्युनिटी के नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड दलित असर्शन। ठीक है, तो ये बहुत सारे नाम हैं और इसमें कौन सी कास्ट है कौन सी कास्ट नहीं है ये तो हजारों साल की इतिहास है, इसको डिस्कस करके हमें अभी कोई फायदा नहीं। बट आइडिया ये है कि जो इस कैटेगरी में आने वाली कास्ट है, समुदाय है, उनके खिलाफ देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकली, चाहे वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो, नॉट अलाउइंग टू रीड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो, बहुत डिग्रीज ऑफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होती है, विच वेरीज रीजन टू रीजन। कुछ रीजन में इतनी ज्यादा नहीं है, कुछ रीजन में बहुत ज्यादा है, तो बहुत वेराइटी। Scheduled tribe are those communities, tribal communities is a different category which generally has no single definition. ट्राइब की एक सिंगल डेफिनेशन आज तक नहीं मिली है, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्टिकुलर ट्राइब इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब और नॉट। बट ट्राइब की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये माने जाते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ी ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड रहती है, जिसका एग्रीकल्चर बैकवर्ड है ना, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, जो मेन स्ट्रीम रिलीजन को फॉलो नहीं करती हैं, दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर और इस्लामिक कल्चर और क्रिश्चियन कल्चर, है ना। ऑल्दो बाद में ओवर द इयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज शेड्यूल्ड कास्ट केम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर कम्युनिटीज, दे अडॉप्टेड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर कल्चर एज वेल। बट बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के कि दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयर ऑल द प्रॉपर्टी आर कम्युनली ओन्ड। तो बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें हमने नहीं जाना है। बट शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट भी ऐसे एक सेपरेटली आती है, और दिस लिस्ट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इस लिस्ट को क्रिएट करते हैं। इसमें भी अगर अमेंडमेंट करना हो, इफ दिस हैज टू बी अमेंडेड, देन फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू पास अ लॉ, पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट कैटेगरी विच इज मेंशन्ड इज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको हम ओबीसी बुलाते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 कहता है दैट द प्रेसिडेंट में क्रिएट अ कमीशन टू इंक्वायर इनटू द इश्यूज ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दैट कमिटी दे मे टेक सर्टन measures for the benefit of these communities. Once again, there is no definition of socially educationally backward classes given in the constitution. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी हुई है, तीनों की परिभाषा नहीं है। सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अपनी लिस्ट में जिसको एससी, जिसको एसटी, जिसको ओबीसी डिक्लेयर कर दे, वो एससी, एसटी, ओबीसी हो जाएगा। Now, for this purpose, there was a commission created in the year 1953, which is called Kaka Kalelkar Commission. अब देखो, ये जो कमीशंस है, ये कास्ट सेंसस नहीं करने वाले हैं, ये एग्जिस्टिंग डेटा को ही एनालाइज करने वाले हैं। और एग्जिस्टिंग डेटा कब का है? 1931 का है। ठीक है, सिमिलरली आफ्टर मेनी ईयर्स 1953 में काका कालेरकर कमीशन बनता है। फिर 1977 में जब इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है, पहली बार सेंटर में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, विच इज अ ग्रुप ऑफ पार्टीज विच वर अपोजिंग द कांग्रेस, विच केम टुगेदर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जनता पार्टी। जनता पार्टी सरकार में आती है 1978 में, 78 में कमीशन बनाती है जिसका नाम है मंडल कमीशन। आई थिंक 79 में बनाती है, और 1980 में मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है। दिस commissions are being created under which article? Article 340. Because the constitution says कि president can create a commission to investigate into the issues of socially educationally backward classes and based on the recommendations of the commission can take measures for the upliftment of the same. तो अब अगर ये commission बनता है, ये अपनी रिपोर्ट बनाता है,
इस रिपोर्ट में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि भारत में जितनी पॉपुलेशन है, जितनी आबादी है, उसका 52% बिलोंग्स टू ओबीसी, या जो आप कह रहे हो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और 52% कैटेगरीज पॉपुलेशन का हिस्सा होने की वजह से ये जो ग्रुप है, इसे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दे मस्ट गेट एटलीस्ट 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। अब जब ये रिपोर्ट आती है, उसके कुछ समय बाद जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और दोबारा से कांग्रेस पार्टी पावर में आती है। तो जब तक कांग्रेस पार्टी पावर में है, तब तक इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं होती है, बिकॉज दिस वाज अ कमीशन विच वाज क्रिएटेड बाय अनदर ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन 1989 के अंदर दोबारा से कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में जीत नहीं पाती है और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस ओबीसी वाली जो रिकमेंडेशन है, जो मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, आई विल इंप्लीमेंट इट। और जैसे ही वो ये कहते हैं, पूरे देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, एजिटेशन, हाहाकार मच जाता है। फाइनली वीपी सिंह की सरकार भी गिर जाती है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इन द ईयर 1991। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। पीवी नरसिम्हा राव पे भी दबाव है अलायंस पार्टनर्स का, क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अलायंस पार्टनर्स कहती हैं कि जो ये मंडल कमीशन का इशू है, प्लीज इसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो वो इंप्लीमेंट करने के लिए कहते हैं कि हां मैं इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं 2 क्राइटेरिया लगाऊंगा। एक क्राइटेरिया ये लगाऊंगा कि मैं क्रीमी लेयर को हटाना चाहता हूं इसमें से। क्रीमी लेयर from amongst the OBC, I don't want to give them the benefit of reservation. Creamy layer will be decided by income criteria or will be decided by the position in government service, that whether you are a group A or group B civil servant, then your children should not get the benefit of reservation. आपको reservation का benefit नहीं मिलना चाहिए, है ना। So लैंड ओनरशिप अगर आपकी है, अगर आप इनकम टैक्स इससे ज्यादा बढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम एग्जैक्टनेस में नहीं जा रहे कि एग्जैक्ट क्या क्राइटेरिया, वो नहीं पूछता है वो। तो क्रीमी लेयर निकालना, यानी कि जो दूध में मलाई आ जाती है ऊपर, उसको हटाना जरूरी है। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ही सेड दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस। I also want to provide reservation on economic basis. 10% seats I want to reserve for those who are below the economic levels जो मैं सेट करूंगा। तो जिनकी इनकम या जिनकी वेल्थ या जिनकी प्रॉपर्टी या जिनकी पोजेशंस एक लेवल से नीचे हैं, उनको मैं 10% बेनिफिट देना चाहता हूं, ऐसा पीवी नरसिम्हा सरकार ने कहा। नाउ व्हाइल ऑल दिस इज गोइंग ऑन, सेवरल पिटिशंस आर फाइल्ड इन द डिफरेंट हाई कोर्ट्स। अलग अलग हाई कोर्ट्स में पिटिशन फाइल कर दी जाती है अगेंस्ट दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। And ultimately, a number of questions are taken up. All these questions are collected by the Supreme Court and brought to itself. देखो, सुप्रीम कोर्ट की ना संवैधानिक पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, अंडर आर्टिकल 139। अब मैं ये आर्टिकल जो फेंकता जा रहा हूं क्लास के दौरान, ये आपने नोट करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप कहते हो कि सर ये है ना, मैं कोशिश कर सकता हूं कि ये एनोटेशन वाला पीपीटी आपको दे दूं, लेकिन इट वोंट मेक सेंस टू यू अंटिल यू अरेंज इट इन योर नोट्स। ठीक है, ये तो मैं लिख रहा हूं क्लास के अंदर, लेकिन आपको सेंस तभी बनेगी जब आप खुद अपने हाथों से लिखो। तो मैंने अभी तक जितने अमेंडमेंट्स आपके ऊपर फेंके, जितने मैंने आपको आर्टिकल बताए, क्या आप वो लिख रहे हो? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि उनको शॉर्ट में लिख दो, है ना, तभी बात बनेगी। अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ पैसिव थिंग, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप और कलेक्ट सिमिलर पिटिशंस इन डिफरेंट कोर्ट्स एंड ट्रांसफर देम टू इटसेल्फ। खुद के पास वो हियरिंग के लिए ले आए अगर एक ही मामले के से रिलेटेड मल्टीपल पिटिशंस अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया और 1992 के अंदर द केस was decided by the Supreme Court and the name of the case is called Indira Sahni case. Indira Sahni case. Indira Sahni की केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको 7 पॉइंट्स से समझा जा सकता है। 7 पॉइंट्स कैन बी अंडरस्टूड।
First point is whether Article 16 clause number 4 is violating Article 16 clause number 1. मतलब क्या 16 के अंदर जो लिखा है वो उसके ही पहले क्लॉज को वायलेट करता है? क्या इनमें से एक को हमने चूज करना है या क्या क्लॉज नंबर 4 एक्सेप्शन की तरह देखा जा सकता है? तो क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। और क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है? कि नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो क्या 16.1 और 16.4 कहीं आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते? जहां एक तरफ कास्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन करने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम एक्सेप्शंस दे सकते हैं, वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड एक्सेप्शंस टू द जनरल कैटेगरी जनरल कंडीशंस। तो वैसे ही 16.4 इज एक्सेप्शन टू 16.1 एंड दैट इज अलाउड। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास यह था कि अगर हमने रिजर्वेशन अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो क्या हमें पार्लियामेंट से कानून पास करने की जरूरत है या हम एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री के ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं? क्या हमें पार्लियामेंट से कानून बनवाने की जरूरत है या क्या हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, मिनिस्ट्री के डिसीजन से लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? दिस वाज द क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू डोंट नीड टू पास अ लॉ। आपको अगर आर्टिकल 16 क्लॉज नंबर 4 के अंदर सीट रिजर्वेशन का डिक्लेरेशन करना है, उसके लिए अलग से कानून पास करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में यह लिखा है दैट स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस। ऐसा नहीं लिखा है दैट पार्लियामेंट हैज टू मेक इट। अगर पार्लियामेंट लिखा होता तो इसका मतलब कानून बनाना पड़ता, लेकिन अगर स्टेट लिखा है तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट, union government issues an order and in that order it says that from now onwards 27% of seats in all government educational institutions and government jobs will be reserved for backward classes, that is allowed. तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी रिजर्वेशन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दिस इज द सेकेंड आइटम ऑफ जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी केस। थर्ड थिंग दैट द क्वेश्चन वाज कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, but what we are doing is we are trying to identify that word with the caste position of the people. देखो, अगर हम क्लास और कास्ट के बेसिक मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो क्लास ज्यादातर एक इकोनॉमिक टर्म है। ठीक है, तो क्लास इज जनरली एन इकोनॉमिक टर्म बेस्ड ऑन द पोजिशन इन द मार्केट, वेदर यू आर in certain income level, certain wealth level, certain property or possessions you have or not. तो ये जो क्लास शब्द है ये जनरली यूज किया जाता है इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन इंडिया के अंदर जो मेजर हेरार्की है वो किस बेसिस पे होती है? हिस्टोरिकली सीन किस बेसिस पे? कास्ट या जाति के आधार पे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था दैट व्हेन वी से सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, डज इट मीन ओनली on the economic basis? सुप्रीम कोर्ट said no. वहां पे लिखा है सोशली मतलब समाज के अंदर उनकी क्या परिस्थिति है, क्या पोजीशन है, यह भी डिफाइन किया जा सकता है। इसके बेसिस पे भी SEBC या OBC को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट कास्ट पोजीशन कैन बी अ क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड वेदर सम कास्ट इज OBC और नॉट। तो कास्ट के बेसिस पे बैकवर्ड क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। हैविंग सेड दैट बैकवर्ड क्लासेस इज अ टर्म ऑल्दो यूज्ड इन इकोनॉमिक टर्म, ऑल्दो आप इसको इकोनॉमिक के बेसिस पे यूज करते हो क्लास को, है ना, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास ऐसे करते हो, लेकिन इंडिया के केस में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप इसे कास्ट के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हो, क्योंकि एट द टाइम सुप्रीम कोर्ट हैड बिलीव दैट अ लॉट ऑफ ओवरलैप इज देयर बिटवीन कास्ट एंड क्लास। ठीक है, things might have changed, people might have achieved mobility, but in general there is a high correlation between the caste and the class. ठीक है, that might be changing over the last 30-40 years, but by and large it was in the eyes of Supreme Court, they said कि class और caste को एक तरीके से माना जा सकता है। तो backward class can include backward caste.
क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी, दिस वाज द क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट सेड यस दिस कैन बी डन. आप क्रीमी लेयर हटा सकते हो. आप एक इनकम क्राइटेरिया सेट कर सकते हो. अगर कोई ओबीसी फैमिली उस इनकम क्राइटेरिया से ऊपर आती है तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए. परफेक्ट. आर्टिकल 16 के अंदर जो रिजर्वेशंस दे रहे हो, दे मस्ट नेवर क्रॉस 50%. इसको 50% कैप बोलते हैं, जिसको राहुल गांधी हटाना चाहते हैं. बोल रहे हैं कि मैं जैसी सरकार में आऊंगा मैं ये 50% कैप हटा दूंगा. दिस इज द आउटकम ऑफ इंदिरा साहनी जजमेंट, वेयर दे सेड कि किसी भी, अगर आप कार्डर में वैकेंसीज निकालते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकालते हो, उन वैकेंसीज के 50% से ज्यादा आप SC प्लस ST प्लस OBC के लिए रिजर्व नहीं करके रख सकते हो. यू कैनॉट कीप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लिए रिजर्वेशन मोर देन 50%. तो प्रेजेंटली क्या रेट्स हैं? आई थिंक 49.5% है, जिसमें से 27% इज फॉर OBC, 15% is for schedule caste and 7.5% is for schedule tribe community. तो प्रेजेंटली ये जो परसेंटेज है वो चलती, तो 50% से कम है. ठीक है. सिक्स्थ पॉइंट दैट द सुप्रीम कोर्ट सेड वाज, हाँ ये एक और चीज है कि शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. दैट मीन्स if you are providing more than 50%, you will have to prove that the circumstances are so extraordinary and the people of these communities are so underrepresented and the population is so high that they need more reservation. तो उसके लिए स्पेशल आपको प्रूव करना पड़ेगा अपना स्टैंड कि आपने 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में इट इज एक्सीडिंग एंड नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड इन स्टेट बाय स्टेट. हर एक स्टेट को केस बाय केस बेसिस पे देखा जा रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे बिहार ने क्या किया, 2022 में कास्ट सेंसस करवाया और उस कास्ट सेंसस के बेसिस पे उन्होंने कहा कि हमारी तो भाई बहुत सारी पॉपुलेशन है बैकवर्ड क्लासेस में आती है. बैकवर्ड क्लासेस की क्लासिफिकेशन की खास बात क्या है कि स्टेट अपनी लिस्ट बना सकता है और सेंटर अपनी लिस्ट बना सकता है. स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के लिए बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन अलग से हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है उसके बेसिस पे हो सकती है. दिस इज नॉट ट्रू फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर OBC, फॉर SEBC, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में SEBC कहते हैं, उनके लिए फॉर दोज ग्रुप्स दे कैन बी गिवन रिजर्वेशन डिफरेंटली इन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक लिस्ट बनती है, स्टेट अपनी लिस्ट बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट की कॉस्ट जॉब्स के लिए स्टेट की लिस्ट रेफर की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और अपॉइंटमेंट्स के लिए सेंट्रल की लिस्ट रेफर की जाती है. दिस इज देयर. नाउ बिहार ने क्या किया, कास्ट सेंसस करवाया और उसे ये बताया कि मेरी तो भाई 75% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करती है, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन जो है एक्सटेंड कर दिया, एक्सीड कर दिया. दे पास्ड अ लॉ इन देयर पार्लियामेंट exceeding the reservation and total reservation EWS को मिला के अब I think 80% या 85% कर दिया था. खैर पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, पटना हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी दिस इज अगेंस्ट द इंदिरा साहनी जजमेंट एंड यू हैव नॉट शोन एनी प्रूफ दैट देयर आर एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच आपने 50% कैप को इंक्रीज किया है. 50% कैप किस में देखते हैं, दोबारा सुनो, SC प्लस ST प्लस OBC में. इसमें EWS नहीं है और आगे मैं बताऊंगा जजमेंट में कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा. तो SC प्लस ST प्लस OBC ये रिजर्वेशन अगर 50% को एक्सीड करती है तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट इन द स्टेट विच डिमांड मोर रिजर्वेशन, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी देयर. इसी वजह से पटना हाई कोर्ट ने 2023 में या 24 में आई थिंक पटना हाई कोर्ट हैड held that as invalid. जो बिहार के अंदर रिजर्वेशन दिया गया था मोर देन 75% या 80%, that was considered as invalid. ठीक है, because they believed that there was not enough evidence given to support that there was extraordinary circumstances existed. इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट परमिसिबल. प्रमोशन में रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्रूटमेंट की बात हुई. लास्ट रिकमेंडेशन या लास्ट जो है जजमेंट का पार्ट इंदिरा साहनी का वो ये है कि आप एक OBC के लिए व्हाई डोंट यू मेक अ परमानेंट कमीशन ओनली. आप परमानेंट कमीशन क्यों नहीं बनाते?
है ना, आप बार बार नए नए कमीशन बनाते हो, आप एक परमानेंट कमीशन बना के रख लो। तो अब इन 7 रिकमेंडेशंस के रिस्पॉन्स में कुछ चीजें सरकार के फेवर में है, कुछ चीजें सरकार के फेवर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि रिजर्वेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव विंग, ये सरकार के फेवर में है। बैकवर्ड क्लास कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये सरकार के फेवर में है। क्रीमी लेयर कैन बी एक्सक्लूडेड, सरकार भी यही चाहती थी और कोर्ट ने भी यही कहा। लेकिन कुछ चीजें सरकार के फेवर में नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार एक तो चाहता है कि मैं प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दूं। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बिकॉज इट ऑलमोस्ट एग्जेम्प्लीफाइज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, equality of outcome means that once you have provided reservation as the entry point at the recruitment stage, that is equality of opportunity. But some people believe that if you provide reservation in promotion also, for example, अगर किसी ग्रुप बी से ग्रुप ए की पोस्ट में अगर प्रमोशन डिसाइड होना है और इसमें 10 वैकेंसीज हैं, तो इन 10 में से भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व होगी। This is called reservation in promotion. So this is a pool of 100 candidates who are in group B. There are 10 vacancies. From these 100 candidates, the person who belong to scheduled caste or scheduled tribe may get preference because their seats are reserved. ऊपर उनके लिए सीट रिजर्व है। Now this was not allowed by the court. ठीक है, so the government also wanted कि ये जो 50% कैप है ये इतना रिजिड ना रहे, इसको हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इस परस्यूट में गवर्नमेंट ने 3 पार्लियामेंट से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाए। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर पास्ड टू काउंटर द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी। दीज अमेंडमेंट्स वर 77th, 81st एंड 85th। सो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 77th अमेंडमेंट 4-4 के गैप पे, 81st अमेंडमेंट और 85th अमेंडमेंट। 77 और 85th are related to reservation in promotion, whereas 81st is related to 50% cap. यहां तक की कहानी समझ आ गई, तभी आगे समझाऊंगा। Yes or no बताओ, have you understood whatever we have discussed till now? ठंडी हो गई चाय। यहां तक की कहानी समझ आ गई? आउटकम आई डिडंट। आउटकम मतलब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या होता है कि वंस यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, दैट शुड बी द एंड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिकॉज आफ्टर दैट, बिकॉज यू आर एंटर द ऑर्गेनाइजेशन, आइडियली व्हाट शुड हैपन इज कि अब आप अपनी मेहनत, अपने टैलेंट, अपने मेरिट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाओ। बट द वर्ल्ड इज नॉट आइडियल एंड इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि जो अफसर बेचारे एंट्री ले भी लेते हैं रिजर्वेशन के बेसिस पे, उनको सर्विसेज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। फ्रॉम अमंग्स द ब्यूरोक्रेसी, फ्रॉम अमंग्स द गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इसीलिए टू हेल्प दोज पीपल, गवर्नमेंट ट्राइड टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज वेल। आउटकम मतलब कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बन जाऊंगा, है ना, या मैं अंडर सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बन जाऊंगा। तो वो आउटकम का भी इक्वालिटी कोशिश कर रहे थे, विच इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन। मतलब सम पीपल विल कॉल इट equality of outcome, ensuring equality of outcome. Equality of opportunity is that the race should start from the same starting line. Equality of outcome is that the race should finish and people should finish at the same time, है ना। तो that is something जिस पे डिबेट होती है कि क्या आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना है। इंडिया इज अ कॉन्टेक्चुअल स्टोरी एनीवेज, ठीक है। I'll discuss that as well, Alakshindra. Please have some patience. So 77th और 85th is in the promotion and 81st is for 50% cap. यहां तक समझ आ गया सबको। अब 77th अमेंडमेंट में ये कहते हैं कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि संविधान में कहीं लिखा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम संविधान ही बदल देते हैं। हम संविधान में लिख देते हैं that state can make provision for reservation in matters of promotion for scheduled caste and scheduled tribe, not for OBC. तो गलती से भावनाओं में बहकर ये मत देख लेना कि स्टेटमेंट अगर लिखा है
that 77th amendment provided for reservation and promotion for scheduled caste, scheduled tribe and OBC, आप उसको टिक करके आ जाओगे, वो गलत है, क्योंकि प्रमोशन का रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक्सटेंड किया गया था, याद रखना। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हैं। उसके बाद सीधा 85th पे आ जाओ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रमोशन। 85th में उन्होंने कहा दैट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इन केस ऑफ प्रमोशन बाय रिजर्वेशन। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी एज अ कंसेप्ट प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है तो समझा देता हूं। अगर आप देखते हो कि ग्रुप ए से ग्रुप बी में कुछ लोगों को प्रमोट करना है ना, मान लीजिए, सॉरी, ग्रुप बी से ग्रुप ए में कुछ लोगों को प्रमोट करना है, विद इन द ग्रुप देयर विल बी स्केल्स, है ना, पे स्केल्स होंगे। तो यहां पे स्केल 1 2 3 होगा, है ना, यहां पे भी 1 2 3 होगा, लेवल्स होंगे, है ना। तो ये ग्रुप ऑफ सर्विसेज है, इसके अंदर भी लेवल्स होंगे 1 2 3 1 2 3 ऐसे। मान लीजिए यहां पे कोई ग्रुप बी के अंदर देयर वाज अ पर्सन ए हु वाज अनरिजर्व्ड कैटेगरी का था, और देयर वाज अ पर्सन बी जो सेकंड लेवल पे था और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का था, ठीक है, सेकंड लेवल पे था, ये फर्स्ट लेवल पे, मतलब ए इज सुपीरियर टू बी। बट जब वैकेंसीज आती हैं ग्रुप ए के अंदर, मान लो 100 वैकेंसीज आती हैं और ये कहा जाता है कि ग्रुप बी के अफसरों को इसमें भर्ती किया जाएगा, तो बिकॉज ऑफ वैकेंसी बीइंग देयर रिजर्व्ड, दिस पर्सन गेट्स अ प्रमोशन अर्लियर, इसको प्रमोशन मिल जाता है पहले और ये ग्रुप ए में आ जाता है। अब ग्रुप ए में मान लो ये तीसरे लेवल पे आया, एंट्री यहां से हो रही है तीसरे लेवल पे। वंस दिस पर्सन गेट्स प्रमोशन, आफ्टर दैट कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी ही विल गेट। दैट मींस अब इस साल, जिस साल बी का प्रमोशन हुआ, ए का प्रमोशन नहीं हो पाया क्योंकि सीट्स वर नॉट एनफ, है ना, और एससीज के लिए सीट रिजर्व थी, इसलिए बी का पहले हो गया। बिकॉज सीट्स वर नॉट एनफ, नेक्स्ट ईयर ए गॉट प्रमोटेड, ए प्रमोट हो गया, नेक्स्ट ईयर आता है इधर। नाउ वंस ए गेट्स प्रमोटेड टू ग्रुप ए, ही विल नॉट बिकम द बॉस ऑफ बी वंस अगेन, वो दोबारा से बी का बॉस नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बी का बॉस बन जाए, क्योंकि पहले ऐसा हो जाता था, प्रमोशन करते थे तो वापस से वो जनरल कैटेगरी वाला बंदा, अनरिजर्व कैटेगरी वाला बंदा दोबारा से बॉस बन जाता था। ये चीज ना हो, इट शुड नॉट हैपन, इसीलिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी बनाएगी कि मान लो नेक्स्ट ईयर ए दोबारा से बॉस बन बी से ए में आ जाए, तो बी शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू ए, ठीक है, बी विल नॉट बिकम सबऑर्डिनेट टू ए वंस अगेन, कि यार ग्रुप बी में तो आप सबऑर्डिनेट थे, अब मैं ऊपर आ गया हूं, अब फिर से सबऑर्डिनेट हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ना होने को ही कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी कहते हैं। दैट वंस यू ओवरटेक समवन, ओवरलैप समवन by taking the benefit of reservation, it does not mean that next time when that person comes to your level he will become your boss. ऐसा नहीं होगा। इसको कहते हैं consequential seniority। अगर नहीं भी समझ आए does not matter, क्योंकि पेपर में ये नहीं पूछने वाला है, ठीक है, कि consequential seniority का मतलब समझाओ। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि consequential seniority का क्लॉज कहां से ऐड हुआ, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 से। तो प्रमोशन की रिजर्वेशन के दो क्लॉजेस हैं या दो आर्टिकल्स हैं जो ऐड किए गए बाय 77th एंड 85th। एक और जो चेंज किया गया दैट वाज बाय 81st। तो मैं सीक्वेंस में पढ़ रहा था 77, 81, 85, चार के गैप पे। 81st अमेंडमेंट ने क्या बोला, 81st अमेंडमेंट ने ये बोला कि ठीक है, हम मान गए कि 50% से ज्यादा सीट्स हम रिजर्व नहीं करेंगे फॉर एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी, बट दिस 50% कैप शुड नॉट अप्लाई फॉर बैकलॉग वैकेंसीज। बैकलॉग वैकेंसीज के लिए ये 50% कैप अप्लाई नहीं होना चाहिए। इसका क्या एग्जांपल है, बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब समझने के लिए 2024 और 2025 के दो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सरकारी कोई डिपार्टमेंट है जिसमें 100 वैकेंसीज हैं, अब इसमें से 49 सीट्स एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अब 2024 में जब रिक्रूटमेंट हो रहा था तो 49 में से सिर्फ 20 सीट्स आप फिल कर पाए, तो 29 सीट्स विच वर रिजर्व्ड फॉर एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी ये वेकेंट रह गई। नेक्स्ट ईयर आता है, अगला साल आता है, आप 50 और वैकेंसीज लेके आते हो, 50 वैकेंसीज ले आए, 100 ही ले आते हो, वाई टू कंफ्यूज, 100 वैकेंसीज और ले आते हो। इस 100 में से 49 यू रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बट यू कैरी फॉरवर्ड 29 फ्रॉम द प्रीवियस वन विच वर एम्प्टी, जो भरी नहीं गई। तो 49 प्लस 29 कितना हो गया, 78।
तो टेक्निकली 78 आउट ऑफ 100 आर वेकेंट, सॉरी आर रिजर्व्ड, बट दिस 78 इज वायलेटिंग द 50% कैप। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को काउंटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि अगर कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज ऐड हो रही हैं, ये 29 ऐड हो रहा है जो 50 के पार इसको ले जा रहा है, तो ये कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज विल नॉट बी एडेड इफ यू हैव टू सी द 50% कैप। मतलब 50% कैप कैलकुलेट करते वक्त ये 29 वैकेंसीज हैं, इनको नहीं देखा जाएगा। आप ये देखोगे कि इस साल फ्रेश वैकेंसीज कितनी निकाली। इस साल फ्रेश वैकेंसीज अगर 49 ही निकली है रिजर्व्ड तो ही होगा। 100 क्यों बढ़ेगा भाई, सीटें तो इस साल 100 ही है ना, 200 थोड़ी हो जाएंगी सीटें। 100 क्यों बढ़ेगा? पिछले साल 100 सीटें निकाली, उसमें से 29 वेकेंट रह गई तो ऐड होगी, 100 सीटें क्यों बढ़ेगी इधर? ठीक है, जितनी वेकेंट रह गई वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ये जितनी कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो 50% कैप कैलकुलेट करने में नहीं गिनी जाएगी। आप सिर्फ इस साल की फ्रेश वैकेंसीज जो रिजर्व की गई हैं वो गिनेंगे, वो है 49। हाँ, अगर इस साल की फ्रेश वैकेंसीज 50 से ज्यादा बढ़ जाती हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ 50% रूल। So you will not take into account carry forward or backlog vacancies when you are checking the 50% cap. समझ आ गया ये? This is the entire story of reservation and the changes made by the government in order to counter the judgment. But the story is not over. The story will continue when we read about a few things as far as the further judgments are concerned. But for that we'll take 5 minutes का break. Meanwhile, you can type in your questions. Okay, बहुत सारे questions हैं. Sir, in consequential seniority, does B become the boss of A later? हाँ, B will be the boss. क्योंकि वो पहले प्रमोट हो गया तो उसने ओवरलैप कर लिया उसको. Will A and B be treated as equals? B becomes senior. B senior है. Constitutional order amendment for list of SC ST a constitutional amendment? No. Why will there will be a constitutional amendment? बस पार्लियामेंट का एक एक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन में there is no list of SC ST. संविधान में कोई लिस्ट नहीं है SC ST की. लिस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से दे दिया. ठीक है, सो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ में डिफरेंस. डिसेंट का मतलब होता है पेरेंटेज, कि आपके पेरेंट्स कौन थे, है ना. प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब होता है आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे कहां आप पैदा हुए हैं. बट दैट इज फॉर सिटीजन्स ओनली. ये याद रखना कि 15, 16, 19, 29, 30 दिस इज फॉर सिटीजन्स ओनली. ये कोई फॉरेनर नहीं क्लेम कर सकता, ये सिटीजन ही क्लेम कर सकते हैं बस. As you said, state can't reserve seats in public employment for local unless law made by parliament for such condition. But recently, Bihar government reserved 33% seats in public employment for women, excluding women of other states in 33% cap. How? I don't know. It must be under constitutional challenge. ठीक है, women का तो मुझे समझ आता है कि women को reservation दिया तो allowed है, क्योंकि women is a legitimate exception. ठीक है, वो 15 में भी exception है women. तो women को जो reservation मिलता है that is an exception. But हाँ, अगर only for Bihar women है, so I'll have to look into whether it has been challenged in the court or not. हाँ, पंजाब में भी करते हैं, विमेन के लिए रिजर्व करते हैं सीटें. विमेन के लिए तो अलाउड है ना, वो तो विमेन का एक्सेप्शन तो सीधा सीधा लिखा हुआ है शब्दों में कि विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो, तो उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है. देयर इज नो स्टॉपिंग दैट. See, within women how you want to categorize you can do it. जैसे women को रिजर्वेशन देना है आपने, तो women के अंदर आप
अंदर क्या कैटेगराइजेशन करते हो सकता है वो विमेन अबव दिस इनकम लेवल ये कर दे। तो वंस यू डिसाइड कि वी हैव टू गिव बेनिफिट टू विमेन, दिस इज वन कैटेगरी। विद इन विमेन विच कैटेगरी, दिट इज देयर चॉइस। ऑफ कोर्स इफ द कोर्ट इज गोइंग टू लिसन टू दिस और कोर्ट इसके एडवर्स में कुछ कहता है, तब हम इसके एडवर्स में कुछ डेफिनेटिवली कह सकते हैं, ठीक है। बट एज फार एज विमेन इज कंसर्न, उसकी अंदर की सब कैटेगराइजेशन अभी अगर सरकारें करती हैं, ठीक है, विद इन द विमेन कैटेगरी सब कैटेगराइजेशन इज देयर, सो दैट विल बी देयर ओन चॉइस, देयर ओन प्रेरोगेटिव, अनटिल अनलेस कोर्ट सेज कि नहीं भाई हम तो ये अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसमें विमेन में जो सब कैटेगराइजेशन कर रहे हो वो प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के बेसिस पे कर रहे हो। 33% सीट्स ओनली बिहार वुमेन कैन अप्लाई, अनदर स्टेट वुमेन इन अनरिजर्व्ड। हाँ वही मैं कह रहा हूं ना कि लेट अस सी इफ इट इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट एंड आंसर्ड, है ना। द कोर्ट इज देयर टू डिसाइड, इफ द कोर्ट गिव्स अ जजमेंट कॉन्ट्ररी टू दैट और एडवर्स टू दैट, विल सी। Until unless court does not give the final word, you and me can debate. ठीक है, but ideally if we look at it from both the perspectives, both the arguments exist. क्योंकि women को अगर reservation benefit देना है तो अब within women कौन सी women को देना है ये state पे भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन at the same time argument can also be made कि residence के basis पे आप women को classify कर रहे हो, है ना, कि बिहार की women and outside women they are being classified, so you could argue that this is against Article 14 right to equality. तो वो तो अगर कोर्ट जजमेंट देगा तो हम उस पर डेफिनेटिवली कुछ कह सकते हैं। कभी भी यूपीएससी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा जो आपके सेटल्ड क्वेश्चंस नहीं है। अगर सेटल्ड क्वेश्चन नहीं है तो उसके मल्टीपल आंसर्स पर्सपेक्टिव आ सकते हैं, जिसके ऊपर फिर आंसर की में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो जो सेटल्ड क्वेश्चंस है हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। जो अनसेटल्ड क्वेश्चंस है उसके ऊपर हमारा सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या ओपिनियन है इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स फॉर एफर्मेटिव एक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड जजमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन। चप्पकम दुराईराज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंदिरा साहनी केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नागराज केस की बात करते हैं। 2006 में ये चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए थे फॉर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंदिरा साहनी ने बोला था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन कोर्ट ने कहा देखो भाई, अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है ना, इफ पार्लियामेंट इज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन ओनली बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई रीजन नहीं हो सकता एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करने का। अगर मैं कहूं कि सरकार ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है, एंड इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, देन दिस इज नो ग्राउंड टू चैलेंज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. It can only be a ground if you say that it violates basic structure. We'll talk about basic structure little bit later. बट ये फंडामेंटल चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं संविधान में कोई भी चीज बदल सकता हूं, फंडामेंटल राइट्स भी बदल सकता हूं, प्रीएम्बल भी बदल सकता हूं, डीपीएस भी बदल सकता हूं, कोई भी चीज बदल सकता हूं जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज हो. ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये कोर्ट हमें बताएगा, क्योंकि इस बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा, डेफिनेशन, लिस्ट कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट कोर्ट्स डिसीजन. नाउ वापस आते हैं. नागराज केस में जो सवाल पूछा गया था वो ये कि क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, कैन इट बी अलाउड. कोर्ट ने कहा कि अच्छा आपने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया है तो ठीक है, अलाउ कर देते हैं, बिकॉज नाउ इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर विल बी 3 कंडीशंस व्हिच यू विल हैव टू सैटिस्फाई. फर्स्ट कंडीशन विल बी दैट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बैकवर्डनेस पे एक क्वांटिफाइबल डेटा आपके पास होना चाहिए. क्वांटिफाइबल डेटा मतलब जब भी आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन कर रहे हो तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कैटेगरीज हैं दे आर बैकवर्ड. आई विल कम टू दिस, अभी मैं इस पे आऊंगा. तो डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल या लिटरेसी लेवल, डेटा ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्राइटेरिया आपको दिखाना पड़ेगा जब भी आप रिजर्वेशन प्रमोशन में दे रहे हो. दूसरा, second point you have to take care of is you have to show that they are
इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, यहां पे रिजर्वेशन को रिप्रेजेंटेशन करना है, आपने चेंज करना है नोट्स में, रिजर्वेशन को रिप्रेजेंटेशन करना है। सो दे आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेड का मतलब यू विल हैव टू शो कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस महकमे में आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे रहे हो, उसमें अपर पोजीशंस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज आर वेरी लेस। यू विल हैव टू शो कि यार 100 सीटें, 100 जो है वो अंडर सेक्रेटरी हैं और उसमें से 2 ही शेड्यूल कास्ट। ये दिखाना पड़ेगा, डेटा दिखाना पड़ेगा। तीसरा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज नॉट अफेक्टेड। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज नॉट अफेक्टेड। नाउ दिस क्राइटेरिया, द थर्ड क्राइटेरिया, इट हैज नॉट फॉलन फ्रॉम द स्काई, आसमान से नहीं गिरा है, या कोर्ट के दिमाग में कोई नया आइडिया नहीं आया है। दिस इज एन आइडिया विच इज देयर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 335। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 335 में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एक क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया में ये लिखा है कि जब भी देयर विल बी, ठीक है, एक सेकेंड यार, whenever you will reserve seats or whenever there will be claims of scheduled caste and scheduled tribe over particular posts or position, you will always take into account the administrative efficiency. ये आपको आर्टिकल 335 में लिखा हुआ दिख जाएगा, ये देखो। The claims of the members of scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in making of appointment to the services and post in connection with the affairs of a union or state. So जब भी आप सीट्स रिजर्व भी करते हो, चाहे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, चाहे वो रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट हो, आपको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंश्योर करके चलना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्हाट इज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, हाउ टू मेजर इट, नो वन नोस, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिफाइन नहीं करता है, और कोर्ट के पास जब जब सरकारें जाती हैं कि आप ही हमें बता दो कि कैन यू गिव सम 10 क्राइटेरिया और 5 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड कर सके कि क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कैसे ये अफेक्ट हो सकती है रिजर्वेशन से, तो कोर्ट कहता है ये भी मैं करूं, आपका काम है, आप कीजिए, आप ये चेक कीजिए कि आपके डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अफेक्ट ना हो। सो it is a dead end where you don't know what is administrative efficiency because it is not written anywhere, neither in the constitution nor a law, and nor the Supreme Court has given a definitive list of checklist कि भाई ये चीजें देख लो तो administrative efficiency ensure होगी। लेकिन क्राइटेरिया है कि अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपको ये 3 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी कि आपके पास शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब की बैकवर्डनेस का डेटा है, आपके पास ये डेटा है कि अपर पोजीशंस में या जिन पोजीशंस में आप रिक्रूट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, वहां पे देयर इज वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब। तीसरा, आपके इस कदम से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं हो। बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, व्हेनेवर अ गवर्नमेंट ट्राइज टू इंट्रोड्यूस दिस रिजर्वेशन, ऑलवेज कोर्ट में केस हो जाता है, क्योंकि एक ना एक चीज तो गवर्नमेंट प्रूव नहीं कर पाती है। अच्छा, नागराज केस इज नॉट द फाइनल वर्ड ऑन रिजर्वेशन प्रमोशन, बिकॉज वंस अगेन नागराज केस का जो जजमेंट है दैट वाज आल्सो क्वेश्चन्ड इन 2018, एंड फाइनली जर्नैल सिंह केस का जो जजमेंट है दैट इज द फाइनल वर्ड एज फार एज रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज कंसर्न्ड। In Jarnail Singh case of 2018, what the Supreme Court says? Supreme Court says that because Indira Sahni judgment in 1992 did not give this criteria that always give quantifiable data for SC ST before providing reservation. अगर कोई ग्रुप, कोई कास्ट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में है तो अगर उसके बाद आपको उसके लिए कोई डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, you don't need to collect any quantifiable data for the backwardness of that scheduled caste or scheduled tribe community. कोई जरूरत नहीं है आपको ये करने की। आप फर्स्ट क्राइटेरिया जो एम नागराज जजमेंट में दिया था उसको भूल जाओ, फॉरगेट द फर्स्ट क्राइटेरिया विच वॉज गिवन इन एम नागराज जजमेंट, लेकिन बाकी 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। बाकी 2 क्राइटेरिया क्या थे? दैट द scheduled caste, scheduled tribes are inadequately represented in the department where you are giving them reservation in promotion. Secondly, your overall administrative efficiency is not being affected. ये आपको दिखाना पड़ेगा
दैट मीन्स एवरी टाइम यू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन आपको एक कमीशन बनाना पड़ेगा, कमीशन इन दोनों चीजों पे रिपोर्ट बनाएगा। अगर वो रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी होती है तो आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये जो स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट वो फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में लिटिगेशन हो जाता है, केस हो जाता है। ठीक है, जर्नैल सिंह केस में कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन, नॉट अ जजमेंट, मतलब नॉट अ एनफोर्सेबल पार्ट ऑफ जजमेंट बट अ रिकमेंडेशन, सुझाव ये दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी आपको क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करनी चाहिए। यू शुड आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग्स्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब शेड्यूल कास्ट में भी मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट आप निकाल सकते अलग से। लेकिन ये एक सुझाव था, ये एक रिकमेंडेशन था, ये एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया गया। But in 2024, an important judgment emerged, and that judgment is called State of Punjab versus Davinder Singh. In 2024, 7-judge bench of the Supreme Court in State of Punjab versus Davinder Singh case said that states can sub-classify scheduled caste and scheduled tribe based on varying level of backwardness. अभी तक, इससे पहले तक सुप्रीम कोर्ट का मत ये था, सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये था दैट स्टेट्स कैन नॉट सब कैटेगराइज और सब क्लासिफाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनटू एनी कैटेगरीज। मतलब अगर मान लीजिए आपके स्टेट में 15 कास्ट ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट वाली लिस्ट में आती हैं, आप उन 15 के 15 में से कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि ये 10 कास्ट जो है वो मोस्ट बैकवर्ड है और जो 5 है वो नॉट बैकवर्ड है या सिंपली शेड्यूल कास्ट। यू कुड नॉट डू इट, एंड दैट इज व्हाई यू कुड नॉट सब क्लासिफाई और सब कैटेगराइज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन। मतलब अगर 15% रिजर्वेशन है तो ऐसा आप नहीं कर सकते थे कि 10% सीटें फॉर मोस्ट बैकवर्ड और 5% सीटें फॉर फॉरवर्ड, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉरवर्ड शेड्यूल कास्ट, है ना, ऐसा नहीं कर सकते थे। दिस वाज नॉट अलाउड। दिस इज अलाउड इन ओबीसी सिंस टाइम, जब से ओबीसी कोटा इंट्रोड्यूस हुआ। तो ओबीसी कोटा में ये किया जा सकता था, क्यों? क्योंकि इंदिरा साहनी ने कहा था कि क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसमें। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सब कैटेगराइजेशन रोक के रखी हुई थी कोर्ट ने। 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था कि आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनटू बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड। बट इन द ईयर 2024 the judgment of Supreme Court in E.V. Chennaiya versus State of Andhra Pradesh was overturned। मतलब 5 जज के बेंच के जजमेंट को 7 जजेस के बेंच के जजमेंट ने ओवरटर्न कर दिया, रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करते हुए उसने ये कहा कि आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की फर्दर सब कैटेगराइजेशन हो सकती है। तो 15% कोटा में से मान लीजिए आपने सर्वे किया, है ना, आपने कमेटी बिठाई, आपने सर्वे किया, आपको पता चला कि जो 10 शेड्यूल कास्ट आपके स्टेट में है, मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन उनमें से 3 शेड्यूल कास्ट को मिले, लेकिन बाकी शेड्यूल कास्ट जो है 7 शेड्यूल कास्ट, उन बेचारों को बेनिफिट नहीं मिले। आपने सर्वे किया, रिपोर्ट बनाई, उससे आपको यह पता लगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये 15% का जो कोटा होता है शेड्यूल कास्ट का, उसको डिवाइड कर सकते हो, सब कैटेगराइज कर सकते हो। इस 15% में से 10% आप इन 7 सब कास्ट के लिए रिजर्व करके रख सकते हो और बाकी का 5% इन 3 के लिए रिजर्व करके रख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, इस तरीके की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अब नाम क्या रखोगे ये आपके ऊपर है, इट इज अप टू द स्टेट। ठीक है, अर्लियर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट सेंटर बनाता है तो वाई शुड स्टेट बी अलाउड टू मेक सब क्लासिफिकेशन। जब सेंट्रल लिस्ट में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है तो स्टेट को क्यों अलाउ होना चाहिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड इट इज being seen that some forward caste amongst the scheduled caste are getting maximum benefits, और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है या मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शंस है शेड्यूल कास्ट के अंदर, उन बेचारों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन का। सो विद इन दिस 15% नाउ यू कैन सब कैटेगराइज,
बट इट वॉज सेड वंस अगेन, यही ध्यान रखना है कि इट इज नॉट अ कंपल्शन, स्टेट्स हैव बीन गिवन अ चॉइस नाउ। तो राज्य सरकारों को चॉइस मिली है, अगर वो चाहे तो सब क्लासिफाई कर सकते। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू बिकॉज द सेंटर इन रिस्पॉन्स टू दिस जजमेंट had to assure the people or community of scheduled caste that central government ऐसा कुछ नहीं करेगी। ठीक है, central government will not do anything like this because the people who are belonging to scheduled caste who may be getting benefits will see this as a way to reduce their benefits। तो ऐसा हो सकता है कि जो शेड्यूल कास्ट के ग्रुप्स बेनिफिट मिल रहे हैं जिनको रिजर्वेशन के लिए, हो सकता है उनको लगे कि ये हमारे बेनिफिट्स कम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सेंटर ने इस जजमेंट के बाद कहा कि हम सब क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने करना स्टार्ट भी किया। ठीक है, जैसे हरियाणा स्टार्टेड सब क्लासिफिकेशन, उड़ीसा ऑल्सो स्टार्टेड सब क्लासिफिकेशन बिकॉज इट कैन नाउ बी डन। ओबीसी में तो कर ही सकते थे पहले से, क्योंकि वहां पे तो क्रीमी लेयर अलाउड थी, लेकिन एससी एसटी में भी अब एक तरीके से आप क्रीमी लेयर निकाल सकते हो स्टेट लेवल पे। दिस ऑप्शन हैज बीन गिवन, वेदर द स्टेट चूजेस टू डू इट और नॉट वो उनकी चॉइस है, लेकिन ऑप्शन तो जरूर दिया गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देने के साथ साथ यह भी बोला है कि मोस्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को जो बेनिफिट देना है उसको यूं ही पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए क्या बोला? उसके लिए बोला कि एम्पिरिकल डेटा मस्ट बी कलेक्टेड। ठीक है, आर्बिट्ररी रीजंस की वजह से आप नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू क्रिएट अ कमीशन, दैट कमीशन विल हैव टू क्रिएट अ रिपोर्ट, और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप सब कैटेगराइज कर सकते हो। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% रिजर्वेशन इज लेफ्ट टू सम सब कैटेगरी। मान लीजिए यही वाला एग्जांपल ले लो जिसमें मैं 10 शेड्यूल कास्ट में से 3 को फॉरवर्ड और 7 को बैकवर्ड बता रहा था। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 100% सीट्स जो हैं, सारी की सारी सीट जो हैं वो इन 7 बैकवर्ड के लिए रख दें और ये जो 3 फॉरवर्ड वाली हैं उनको रिजर्वेशन दे ही ना। दिस कैनॉट हैपन। So you can divide, but 100% reservation cannot be given to any subclass. All these decisions will be subject to judicial review. That means judiciary will review the decisions which are taken by the state and will try to see whether political criteria was there or whether actually criteria existed which warranted provision of reservation. ठीक है, तो ये बड़ी जजमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2024 के अंदर। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर देयर कैन बी सब कोटास एंड सब कैटेगरीज। ये मेनली इशू जो है पंजाब से इमर्ज होता है, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी देवर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सब कैटेगराइजेशन, सॉरी शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन हो रही थी, बिकॉज पंजाब हैज अ वेरी सब्सटेंशियल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन पहले से हो रही थी। इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो पंजाब में भी केस था, आंध्रा में केस था, दोनों को इकट्ठा करके अब फाइनली ये जजमेंट आ गया है। खैर, तो ये था जरनैल सिंह केस प्लस आपका दविंदर सिंह केस। इन 2006 the 93rd amendment was also challenged. Do you remember the 93rd amendment? 93rd amendment where it said कि educational institutions, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो, वहां पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व की जा सकती है। नो, नॉट ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वाज 103rd, 93rd वाज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट रिजर्व करके रखना। इसको भी चैलेंज किया गया था, बट कोर्ट ने कहा नहीं, इस चैलेंज इज नॉट वैलिड। ठीक है, 5 जजेस का बेंच ने कहा नहीं, यस दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज गुड, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है ना, और कोई जरूरत नहीं है, उस वक्त कोई जरूरत नहीं है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। दिस इवन टुडे इट्स नॉट अ मैंडेट कि करना ही करना है, ये चॉइस है, करना है तो कर सकते हो। अब 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंक्लूड किया गया। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया। चैलेंज का ग्राउंड था कि 103rd अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। वाई? क्योंकि चैलेंज करने वालों का यह कहना था, 2 आर्ग्यूमेंट थे उनके मेन आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वाज कि अगर हम ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे देंगे तो वो 50% कैप को ब्रीच कर जाएगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट यह था कि आप जब ईडब्ल्यूएस कैलकुलेट कर रहे हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, देन व्हाई आर यू डूइंग इट ओनली इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी? You should look at EWS of all communities,
ओबीसी, एससी, एसटी एंड जनरल कैटेगरी। और उन सब में से जितने 10% सबसे पुअर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, उनको 10% सीटें प्रोवाइड करो। यह सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी है, दे आर ऑलरेडी अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। उनको ऑलरेडी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो मिल ही रहा है। सो व्हाई विल वी इंक्लूड देम, और व्हाई शुड गवर्नमेंट बी एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड देम इन द ईडब्ल्यूएस? उनको अलग रख के ही, उनको एक्सक्लूड करके ही बाकी गवर्नमेंट के जो जितने भी बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 10% सीट्स हमने रखनी चाहिए। Why should we include them? They are already being given reservation within the existing system or mandate. So there is no rationale behind including EWS of SC, EWS of ST, EWS of backward classes also. Second question was कि क्या 50% कैप ब्रीच हो रहा है? दूसरा सवाल यह था कि क्या 50% का जो सीलिंग सेट किया गया था, क्या वो ब्रीच हो रहा है? कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी ने जो 50% का कैप रखा था, दैट वाज ऑन रिजर्वेशन अंडर 16(4), दैट इज एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी। ये वाला रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक कंप्लीटली न्यू कैटेगरी इंक्लूड की गई है विच इज डिफरेंट फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, दैट इज ईडब्ल्यूएस, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाल दिया गया है, सो दैट डज नॉट कम अंडर द 50% कैप। क्योंकि 50% कैप आप ये तीनों का देखते हो, ये तीनों का रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। EWS is a completely new category altogether, which does not include any people from SC, ST, OBC. तो इसीलिए EWS कैटेगरी जो है ये 50% ब्रीच के अंदर नहीं आता है। That is why the 103rd Constitutional Amendment Act was valid. ठीक है, सो रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, एंड इवन द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री, गरीब लोग जो हैं, उनको भी एफर्मेटिव एक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। नाउ पीपल माइट आर्ग्यू कि सर ऐसा क्यों है, एससी, एसटी, ओबीसी में भी तो देयर माइट बी सम पीपल हु आर लिविंग एट द बॉटम। कोई मतलब ही नहीं है। जो कोर्ट ने कहा वो मानो, उसके बेसिस पे सवाल पूछा तो आंसर दो। ठीक है, डिबेट डिस्कशन कभी और कर लेंगे, मे बी जब इंटरव्यू देना हो तब। ठीक है, बट अभी के लिए इतना है, फैक्ट पढ़ो, आगे बढ़ो। यस, नोट्स में तो मिलेंगे, ऑब्वियसली दीज आर इंक्लूडेड। नाउ इन 2025 another case emerged, तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल एंड अदर्स 2025। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह अनाउंस किया था दैट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस जो है, या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के अंदर स्टेट्स कैन गिव डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। मतलब कि लोकल कोटा, उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो लोकल कोटा दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के लोकल मेडिकल कॉलेजेस है तो उत्तर प्रदेश का कोटा दिया जा सकता है। ऐसे करके आप डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में देना चाहते थे। सो रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन फॉर पीजी मेडिकल कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। अब आप मुझे बोलोगे सर ये एनआईटी में भी तो 50% होम कोटा होता है ना, लेकिन कोर्ट ने उसके केस में तो जजमेंट नहीं सुना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि कभी भी स्पेसिफिक एनआईटी का कोटा नहीं आपसे पूछेगा। जो सवाल आएगा दैट विल टॉक अबाउट मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सुप्रीम कोर्ट की उस स्पेसिफिक जजमेंट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, बट अगर आप जनरल बात करते हो तो domicile based reservation can be provided if parliament makes a law.
ठीक है। इन दिस केस व्हाट वाज डन दैट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, सबसे पहली बात तो उन्होंने कानून नहीं बनाया, दूसरी बात उन्होंने अनाउंस किया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, नॉट यूजी, अंडर ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें रिजर्वेशन मिलेगी आपकी रेजिडेंस के प्रूफ के बेसिस पे, कि आप उस स्टेट के रेजिडेंस है या नहीं है, इसके बेसिस पे रिजर्वेशन मिलेगी। कोर्ट ने यहां पे ये कहा कि एक, सबसे पहली बात तो ये डॉक्टर की पोजीशन है ना, ये एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन के अंदर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, क्वालिफिकेशंस बहुत मैटर करती है, स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। तो ये जो प्रोफेशन ऑफ डॉक्टरी है, पीजी मींस यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, है ना, पीजी का मतलब आप प्रैक्टिस के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हो और प्रैक्टिस करने वाले हो उस चीज की। तो अल्टीमेटली when you're looking at a particular profession which has a very high set of academic standards, you must understand that domicile is not a reasonable classification or reasonable criteria to allow a person to practice medicine or not, because ultimately जब कोई पीजी कर रहा है उसके बाद वो मेडिकल लाइसेंस लेगा, प्रैक्टिस करेगा मेडिसिन। तो रीजनेबल क्राइटेरिया ही नहीं है डोमिसाइल या रेजिडेंस टू डिसाइड वेदर सम पर्सन शुड बिकम अ डॉक्टर और नॉट। एंड दैट इज व्हाई इंडियन सिटीजंस को यह अधिकार मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे रिजाइड, वेयर दे लिव और वेयर दे आर बोर्न, दैट दे कैन रिजाइड एंड प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन एनीवेयर इन द कंट्री। सो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन was violating Article 14. Why? Because domicile is an arbitrary criteria for making someone a doctor. डॉक्टरी के लिए या डॉक्टर के लिए अलाउ करना एडमिशन इज अ आर्बिट्ररी क्राइटेरिया। दिस इज नॉट यूजी, अंडर ग्रेजुएट नहीं है कि कोई बंदा एजुकेशन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, उसके लिए नहीं बात हो रही। बात हो रही है कि वो प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली पीजी के बाद वो लाइसेंस लेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो एक बार प्रोफेशन की बात आ जाती है तो उसमें आर्टिकल 19 भी जुड़ जाता है, बिकॉज आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की फ्रीडम है, 6 टाइप्स की फ्रीडम है, जिसमें फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन भी है, फ्रीडम टू मूवमेंट भी है, फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर भी है। और अनटिल अनलेस उन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई है, अगर वो नहीं लगती है तो आप किसी को रोक नहीं सकते। जैसे राइट टू मूवमेंट ऑफ रेजिडेंस एंड मूवमेंट एंड रेजिडेंस, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्राइबल पॉपुलेशन, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और ट्राइबल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट में आप लोगों के राइट टू मूवमेंट और राइट टू रेजिडेंस पे रोक लगा सकते हो। तो इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, इवन डिस्पाइट द फैक्ट यू आर फ्रॉम इंडिया। आईएलपी चाहिए होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए आईएलपी चाहिए, नागालैंड के कुछ एरियाज में जाने के लिए आईएलपी चाहिए, मणिपुर के कुछ एरियाज में जाने के लिए आईएलपी इनर लाइन परमिट चाहिए। So when it is in the interest of general public or it is in the interest of scheduled tribe, only then your right to movement and the right to residence can be restricted. Now this particular situation is not such a reasonable restriction. ये कोई reasonable restriction नहीं है, यहाँ पे कहीं देखी नहीं जा रही है। It is not in the interest of general public and it is not in the interest of any tribal population to stop someone from becoming or practicing medicine if he does not belong to a particular state. Also very interestingly, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दिया है, जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट डिस्कशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट देयर इज ओनली वन डोमिसाइल इन इंडिया, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया, एंड ऑल इंडियंस शेयर दिस सिंगल डोमिसाइल। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्पेसिफिक डोमिसाइल अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। नाउ दिस इज अ डिबेटेबल थिंग बिकॉज you actually do recognize state specific residence in certain matters of employment, in certain matters of education, in certain matters of welfare scheme benefits as well. तो अगर हम ऑन ग्राउंड जो हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें हमें कहीं ना कहीं गैप नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट एक आइडियल नजरिए से कह रहा है कि इंडिया में
एक ही डोमिसाइल है, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। अब मैं थोड़ा सा इसी वजह से आपको रेजिडेंस और डोमिसाइल और सिटीजनशिप में थोड़ा सा फर्क बताना चाहूंगा। So generally we use these terms interchangeably, but they have different meanings. Residence या ordinarily resident somewhere. Residence या ordinary resident somewhere means that a person has been living in a particular area for a specific period of time. रेजिडेंस का क्राइटेरिया डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे वोट करने के लिए अगर मुझे रेजिडेंस देखनी है तो 6 महीना काफी है। एक जगह पे, एक एड्रेस पे अगर मैं 6 महीने से रह रहा हूं तो यह प्रूव हो जाएगा कि मैं वहां का रेजिडेंट हूं। तो रेजिडेंशियल प्रूफ इज वेरी सिंपल एंड फॉर डिफरेंट क्राइटेरिया इट कैन बी डिफरेंट। इनकम टैक्स के लिए रेजिडेंस का क्राइटेरिया डिफरेंट है। सो अगर आप 120 डेज से ज्यादा इंडिया से बाहर रहते हो तो आपको नॉन रेजिडेंट इंडियन बुलाया जा सकता है। मतलब आप नागरिक तो हो भारत के, बट यू डोंट रिजाइड इन इंडिया। सो फॉर डिफरेंट कैटेगरीज द क्राइटेरिया फॉर रेजिडेंस कैन बी डिफरेंट। फॉर वोटिंग इट इज 6 months, फॉर इनकम टैक्स पेइंग इट मे बी समथिंग एल्स, फॉर सम अदर थिंग्स इट मे बी समथिंग एल्स। बट रेजिडेंस का बेसिक मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक जगह पे रहते हो, ये आपका एड्रेस प्रूफ है। दिस डज नॉट मीन डोमिसाइल, बिकॉज डोमिसाइल means residence plus intention to stay for a long period of time, intention to stay for a indefinite period of time। एक लंबे समय के लिए रहना वाले हो उस जगह पे टिक के, उसको जनरली डोमिसाइल बोलते हैं। इसीलिए जब डोमिसाइल का प्रूफ मांगा जाता है तो आधार कार्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज डोमिसाइल प्रूफ। आपने रिसेंटली देखा होगा इलेक्शन कमिश्नर ने भी यही कहा कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, है ना। अब उस पर सवाल आता है कि आधार कार्ड प्रूफ किसका है? वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ या तो 10th का सर्टिफिकेट है या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। आधार इज ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना, आइडेंटिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट स्कीम, आइडियली स्पीकिंग। So it does not give you proof of citizenship, it does not give you proof of residence also, it does not give you proof of domicile anywhere। ठीक है, लीगली स्पीकिंग। ठीक है, तो अब डोमिसाइल का मतलब होता है रेजिडेंस प्लस इंटेंशन टू स्टे इनडेफिनेटली। तो डोमिसाइल कैन इंक्लूड योर आधार कार्ड प्लस सम अदर डॉक्यूमेंट्स। अब वो भी जिस क्राइटेरिया के लिए डोमिसाइल देखी जा रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है आपसे बिजली का कनेक्शन का बिल मांग ले, है ना। आप जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो, किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो, तो आपकी डोमिसाइल कहां पे चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें मांगते हैं आपसे। रेंट एग्रीमेंट मांग सकते हैं, बिजली के बिल मांग सकते हैं कि आपने पक्का कनेक्शन लिया हुआ है, पानी का बिल मांग सकते हैं, लैंडलाइन यूज्ड टू बी देयर अर्लियर, तो लैंडलाइन का बिल मांग लेते थे आपसे, जिससे ये लगे कि आप एक जगह पे ज्यादा देर तक रहने वाले हो या रह चुके हो इन द पास्ट। दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल। Both residence and domicile anywhere in any part of the country does not guarantee that you will become citizen। ये सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है, ये बस ये चेक करने के लिए कि आप एक जगह रहते हो, वो एड्रेस क्या है और आप कितनी देर से वहां पे रह रहे हो। So domicile is residence plus intention to stay indefinitely। That intention can be checked by multiple documents depending upon किस चीज के लिए चेक किया जा रहा है। Citizenship is very specific, that there is a specific set of criteria which you must fulfill depending upon domicile, depending upon your birth date, year of birth, place of birth। बहुत सारे criteria है जो citizenship आपको provide करते हैं। As far as we are concerned in our country, there has never been an enumeration of citizenship all across the country in India। कभी ऐसा इंडिया में नहीं हुआ है कि एक ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं कि इंडिया के सिटीजन्स की गिनती करते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमंगस एक्सरसाइज टू डू। सेकेंडली, देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, बिकॉज बर्थ के बेसिस पे सिटीजनशिप जो मिलती है वो 3 तरीके से मिलती है। अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हो, if you are born before 1987, then just by your birth certificate, if it is from India, you can prove that you are Indian citizen। बट अगर आप 87 से लेकर 2004 के बीच में पैदा हुए हो तो आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ अपने पेरेंट्स का प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन है। ओनली देन यू विल बिकम इंडियन सिटीजन।
Thirdly, if you are born after 2004, you're not only supposed to give your proof of birth or proof of birth certificate, you're also supposed to give both your parents' certificate. तो हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, इसलिए एक सिंगल एक्सरसाइज अभी तक इंडिया में ऐसी कंडक्ट नहीं हुई है जो सिटीजन्स की गिनती करे कि कितने नागरिक हैं. हाँ, रेजिडेंट्स का नंबर गिन लिया जाता है जब सेंसस होता है, अभी सेंसस होगा तो उसमें भी गिना जाएगा, बट उसमें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी आपको कि कौन नागरिक है कौन नहीं. अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि देयर इज ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया. अगर आपसे प्रीलिम्स में सीधा ए स्टेटमेंट पूछा जाता है दैट इन इंडिया देयर इज ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया, तो उस स्टेटमेंट पे टिक कर देना है बस. इस पूरी कहानी का आउटकम यह है कि इफ इट इज आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम दैट देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप इन इंडिया, द आंसर इज यस. If it is asked from you in the exam that there is only one domicile in India and no state specific domicile, the answer is yes, because the Supreme Court says so. अब reality में क्या हो रहा है, we don't need to be concerned with that. ठीक है, because reality हम मैन्यूवर कर लेंगे, एक बार अफसर बन गए मैन्यूवर कर लेंगे, लेकिन book view is very important over here. And Supreme Court judgment के हिसाब से there is no domicile. So, residence-based reservations, domicile-based reservation in postgraduate medical courses were held as unconstitutional. It said it violated Article 14, that is reasonable classification for particular law or a particular action. It also violated Article 19, the right to reside and practice profession of the people anywhere in the country. ठीक है, अभी किसी ने मुझसे प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन के बारे में भी पूछा था कि हरियाणा और झारखंड ने इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन, तो उनके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैव आल्सो हेल्ड दोज लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. उनके रिस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट्स हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है और झारखंड का जो हाई कोर्ट है, दे हैव सेड दैट प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आप लोकल्स के लिए सीट्स रिजर्व कर रहे हो, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. ठीक है, तो इससे यूनिटी, इंटेग्रिटी और फ्रेटर्निटी हमारी अफेक्ट हो रही है, इसलिए इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल.